अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर पोजीशन के बाद, दैट विल गो विद दी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। नेक्स्ट पार्ट जैसा आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर वो आपका है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कहीं सा रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या हुआ, तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड्स है ना, क्लोज्ड लूप कंपाउंड जो हमारे पास है, साइक्लिक कंपाउंड एंड असाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं, if they are having the same molecular formula, cyclic and acyclic compounds are having the same molecular formula, then these kind of compounds are having the relation as ring chain isomerism, है ना। then they are ring chain isomers, ठीक है। डेफिनेशन आप वैसे ही बोला, नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म को स्पेसिफिकली बुक्स के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि इस तरह का पार्ट एनसीईआरटी में या कह सकते हो कि अपने रेफरेंस बुक के अंदर ना मिले, लेकिन आप एक जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि इसको अपन यहां पे देखें कि असाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स अगर हैं तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज दी रिंग चेन आइसोमर्स, है ना, रिंग और चेन, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं C3H6, अब इसके लिए जब भी अपन आइसोमेरिज्म डेवलप कर रहे हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सबसे बड़ा रोल है। कैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, तो जैसे होता है ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आप देखते हो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है या हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड अगर दे रखा होगा तो दे हैव द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 सिंगल रिंग एंड सिंगल डबल बॉन्ड। फिर बोल रहा हूं, सिंगल रिंग एंड सिंगल डबल बॉन्ड will be equivalent to basically will be having a double bond equivalent is equal to 1। कहें सर मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, तो आप ये देखो कि अगर मैं 3 कार्बन के लिए if 3 कार्बन एटम is required to have the number of hydrogen for a saturated compound, तो 3 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए अगर एल्केन की बात करें तो उसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 है। अब मैंने यहां पे फॉर्मूला जो दिया वो दिया C3H6, तो रेस्पेक्टिवली कितने हाइड्रोजन की कमी हो गई यहां पे, 2। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर कम हो रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या कह सकते हो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उतना डिफाइंड हो जाता है। जैसे C3H6 क्या अगर बाय द वे आइडेंटिफिकेशन करें तो यहां पे C3H8 जो सैचुरेटेड एल्केन था उसके रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है, यानी कि हमारे पास यहां पे 1 मोल H2 कम हो गया। 1 मोल H2 कम हो गया तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया कितना, 1। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलेंगे 1। अब 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो वो इंडिकेशन किस किस के रेस्पेक्ट में कर सकता है, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होना कंपाउंड के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर एक रिंग होना। तो अगर हमारे पास यहां पे देखा जाए फॉर्मूला देख लो, अल्कीन है C3H6, इसका भी हो गया और इसके लिए भी बात करूंगा CH2 CH2 CH2। तो ये जो कंपाउंड हो गया हमारे पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ साइक्लिक एंड असाइक्लिक कंपाउंड। फॉर्मूला सेम है, रिलेशनशिप अगर दोनों के बीच में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन, इसका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। अच्छा इसी तरह से आप ये देखो बेटा C4H10, अब C4H10 एंड C4H8, अब जैसे C4H10 वर्ड मैंने यूज किया तो C4H10 का मतलब हो गया मेरे पास सिंपल है ब्यूटेन वाला पार्ट, है ना, अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन, ठीक है। अब C4H10 की जगह पे हमें दिया हुआ C4H8, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हुआ यहाँ पे, 2, यानी कि कितना मोल कम हुआ, 1 मोल अगर हमारे पास H2 की कमी हो गई इस कंपाउंड के अंदर तो इसका मीनिंग हो गया कि दिस कंपाउंड इज हैविंग 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका मतलब हुआ कितना, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मीनिंग है या तो कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड का होना या कंपाउंड में एक रिंग का होना। तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में एक रिंग और एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना, दीज टू ओपन साइक्लिक एंड क्लोज साइक्लिक, दोनों आपस में रिलेशन क्या हो गया, रिंग चेन आइसोमर्स। क्या हो गया बेटा, ये रिंग चेन आइसोमर्स। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 16, जैसे एक और एग्जांपल अपन ने लिया, अब देखो ये ईथर का एग्जांपल लिया है, मिथॉक्सी इथीन, है ना। कंपाउंड को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी इथीन। आई एम पुटिंग द आईपीसी नेम। इसका आईपीसी नाम बताने का रीजन ये है कि आप एक बार आईपीसी वगैरह को भी साथ में जो है रिवाइज करते जाओगे इसके अंदर। ये तो कहलाता है बेटा मिथॉक्सी इथीन। और जब हमारे पास ऐसे साइक्लिक चेन बन गई तो अगर आपको नॉलेज हो तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं अपन इपॉक्सी अल्केन्स, है ना। इनके लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं इपॉक्सी। ये कंपाउंड अपना कहलाएगा 1,2 इपॉक्सी। 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई तो दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोपेन।
अब आप ये देखो कि दोनों का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं यहां पे, तो मिथॉक्सी अल्कीन या मिथॉक्सी इथीन और हमारे पास 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, दोनों का ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वही देखो 1 2 3, इसमें भी देखो एक डबल बॉन्ड एक इसमें रिंग है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ गए। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर बोलेंगे तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है बेटा इसका, 1 2 3, कार्बन तो हो गए मेरे पास 3, हाइड्रोजन हो गए 2 3 और 3 6 हो गए, और ऑक्सीजन हो गया 1। जरा इसको फाइंड आउट करो तो यहाँ पे जहां मैंने फिंगर रखी हुई वहां पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए हमारे, 2 CH2। फिर यहां पे हमारे पास गए तो CH और यहां पे हो गया CH3, तो CH2 CH CH3 हाइड्रोजन काउंट करोगे तो रेस्पेक्टिवली दोनों का जो फॉर्मूला है वो आपके पास यही निकल के आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, एक कंपाउंड हमारे पास ओपन साइक्लिक है और एक कंपाउंड हमारे पास क्लोज साइक्लिक है। इस तरह के कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे क्या, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, अगर आपको कैटेगराइजेशन करना होगा तो सिंपल बहुत आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का, साइक्लिक एंड असाइक्लिक आइसोमर्स। अब दिमाग में एक बात आती है कि सर ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक नई चीज क्या आ गई हमारे पास, तो वैसे तो हम बहुत एलिमेंट्री केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको एक मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड कभी दे दिया गया हो जिसमें आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो, कि बोले सर कोई एक जायंट स्ट्रक्चर या कोई बड़ा सा फॉर्मूला आ गया तो हम उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखने का एक बेसिक सा मेथड या सिंपल सा मेथड है वो ये कि किसी भी कंपाउंड में सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, किसी भी कंपाउंड में सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में जितने मोल्स ऑफ H2 की डेफिशिएंसी होती है वो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहलाता है। मतलब बोलने का ये हो गया कि अगर बाय द वे आप यहां पे लेट्स से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करो, ठीक है, यू टेक द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नंबर 1, या बच्चे अगर आपने लिखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वैसे ये वाला जो पार्ट होता है हम अर्लियर ऑलरेडी 11 में देख चुके रहते हैं, बट फिर भी टू हैव मोर कन्वीनियंस हम इसको पूरा ढंग से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि इसको निकालते कैसे। या बेटा इसको अगर आप लिखो तो लिख सकते हो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है या ये किसी भी कंपाउंड के लिए फाइंड आउट करना है तो इसका एक बहुत बेसिक सा पार्ट आप यूज कर सकते हो, वो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, वो ये कि जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई भी कंपाउंड दिया, लेट्स से CaHb NC OD और Xe, X बिलोंग्स टू दी हेलोजन, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, हेलोजन एलिमेंट आ गए, कार्बन है ही सही, हाइड्रोजन है ही सही, हाइड्रोकार्बन और उनका डेरिवेटिव, नाइट्रोजन की फैमिली इंक्लूड कर सकते हो, ऑक्सीजन की फैमिली इंक्लूड कर सकते हो या हेलोजन की फैमिली इंक्लूड कर सकते हो। इस तरह का कोई भी कंपाउंड अगर आपको दे रखा है और आपको उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, ये इसलिए जरूरत पड़ेगी बेटा आपको क्योंकि आप जब रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखोगे तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेदर द कंपाउंड इज हैविंग डबल बॉन्ड और नॉट। हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड ही नहीं हो रहा हो, तो फिर आपको फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं तो मैं ये देखूंगा यहां पे A+1 माइनस B माइनस C प्लस E डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर सकते हो किसी भी कंपाउंड के लिए, राइट। रिपीट करूं, A+1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन +1 हो गया, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस C, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जितने दे रखे होंगे उस हिसाब से वो माइनस करोगे, प्लस E यानी कि जो हेलोजन एलिमेंट दे रखे होंगे डिवाइडेड बाई 2। ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। जैसे जो अभी एग्जांपल्स अपन ने लिए थे उन एग्जांपल्स के अंदर हम यहां पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अभी आपको मैंने कहा, यहां पे मैंने लिया C4H8, जनरलाइज वे में तो अपन ने देख लिया था वो ये कि 4 कार्बन है, एक अल्केन अगर बनाना होता 4 कार्बन का तो उस 4 कार्बन के अल्केन के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला डेवलप होता वो क्या होता, C4H10। अब C4H10 है तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला आप ये देखो CnH2n+2, ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो इसी के रेस्पेक्ट में डिराइव हुआ है।
अब आप ये देखो C4H8 है तो 10 के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितने कम हुए यहाँ पे 2, यानी कि मोल हो गया कितना, एक मोल कम किया। अब एक मोल हाइड्रोजन अगर कम किया तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। अब वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो जैसे ये देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना हो इस कंपाउंड के लिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे A+1, तो A+1 मतलब हो गया 4+1, ठीक है, माइनस, अब इधर दे रखा है C8, बाकी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4+1 5 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये इंडिकेशन हमारे पास फॉर्मूले से भी निकल के आ जाएगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया तो उससे बेटा आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बन सकते होंगे या उस कंपाउंड के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिंग एग्जिस्ट कर सकती होगी। क्लियर है? एक रिंग का बनना, एक डबल बॉन्ड का बनना बेसिकली जो होता है दैट इज मीनिंग एज व्हाट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1। या यूं कह सकते हो कि अगर किसी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है तो ये इंडिकेशन करेगा द कंपाउंड में हैव वन डबल बॉन्ड, यानी कि कह सकते हो कि एक पाई बॉन्ड रखता है कंपाउंड, या द कंपाउंड में हैव वन रिंग। ठीक है, जो भी अपन ने अभी इससे पहले वाले रिंग चेन की केसेस के लिए एग्जांपल्स देखे थे। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द एप्लीकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर एनी न्यू गिवन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड को नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। क्लियर है? एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग, एक रिंग, दो रिंग, कितना भी पार्ट हो। और देखोगे अगर जैसे एग्जांपल देखोगे तो आप ये ले सकते हो C4H6। अब बेटा अगर तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज को यूज करें जो तुमने 10th 11th के अंदर देखते आ रहे थे, C4H6 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास कौन सी फैमिली का एलिमेंट हो गया ये, तो ये हो गया हमारा CnH2n-2, है ना। अब सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या था मेरे पास, C4H10 यानी कि मेरे पास C4 कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट था टू क्रिएट अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहां पे जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 6, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कम हुए, 4 का मतलब हो गया 2 मोल H2 कम हो गए। क्लियर है? तो हम ये बोले कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उतना उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब अगर इसको फॉर्मूले से फाइंड आउट करना हो तो आप ये देख लो, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये आ जाएगा कितना, 4+1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ गया। यानी कि अब ये कंपाउंड वो होगा या तो जो ट्रिपल बॉन्ड रखेगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया, या उसके अंदर आप 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड कर सकते हो, या आपके उसके अंदर एक रिंग बना सकते हो, या 2 रिंग वाला कंपाउंड बना सकते हो। लाइकवाइज जैसे अगर मुझे यहाँ पे बनाना हो तो एक रिंग डबल बॉन्ड के साथ बना दी, ये वाला कंपाउंड हो गया, या इसके साथ अगर मैं कहूं तो ये वाला कंपाउंड बना। इन दोनों के बीच में भी रिलेशन अगर देखोगे बेटा, साइक्लोब्यूटीन एंड बाईसाइक्लोब्यूटेन, ये बाईसाइक्लो बन गया, ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट दैट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स विल बी देयर इन द गिवन कंपाउंड्स, या उस कंपाउंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ रिंग एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फॉर द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब बेटा अपन आगे चलते हैं यहाँ पे, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, नाम है उसका कौन सा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है, तो जैसे नाम में दिखाई दे रहा है तुमको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म व्हेन द आइसोमर्स आर हैविंग डिफरेंट नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर आइसोमर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट नेचर होगा फंक्शनल ग्रुप्स का, तो देन दे विल बी नेम्ड एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। जबकि सर फंक्शनल ग्रुप का नेचर डिफरेंट कैसे होता है, तो एक बेसिक एग्जांपल्स के बारे में पहले बेसिक के लिए बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट करेंगे, है ना। जैसे आपने अल्काइन लिखा और एक लिखा मैंने अल्काडाइईन, राइट, आई रिटन वन पार्ट इज अल्काइन और मैंने दूसरा पार्ट लिखा यहाँ पे अल्काडाइईन। अब अल्काइन और अल्काडाइईन के अंदर क्या फर्क हुआ, अभी अपन ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप ये देखो अल्काइन वाले पार्ट में हमारे पास जैसे ये कंपाउंड का फॉर्मूला है बेटा, क्या,
C3H4। अब ये बताओ कि 3 कार्बन के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर इज 8। C3H8 सिंपल प्रोपेन, प्रोपेन अल्केन हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। अब मैंने तो दिया फॉर्मूला C3H4, तो 8 के रेस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम हुए C3H4 के अंदर? तो 4, यानी कि नंबर ऑफ मोल कितने कम हो गए? 2। नंबर ऑफ मोल 2 कम हो गए तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया, यानी कि वी विल बी गिविंग 2 पाई बॉन्ड्स। तो एक तो मैंने ये अरेंजमेंट बना लिया प्रोपाइन वाला, ठीक है, और जो दूसरा अरेंजमेंट अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने ये बना लिया, इसमें 2 डबल बॉन्ड मैंने अलग अलग सेपरेटेड कर दिए। तो ये तो कंपाउंड हो गया मेरा प्रोपाइन, और ये वाला जो कंपाउंड हो गया ये हो गया मेरा प्रोपाडाइईन। इन दोनों के प्रैक्टिकली जो टेस्ट होते हैं, राइट, आइडेंटिफिकेशन करने के, वो डिफरेंट होते हैं। तो अल्काइन का अल्काडाइईन के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला हुआ? फंक्शनल। देखो फॉर्मूला भी देख लो आप, यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, यहां भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। बस ये किया, ये C3H4 इस तरह से लिख दिया डाइईन की फॉर्म में, और ये हमारे पास आइन की फॉर्म में लिख दिया। तो अल्काइन विद अल्काडाइईन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और देखो बेटा एग्जांपल, अनदर केस। आई होप सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से रिवाइंड करना वीडियो को, और फिर से रिवाइंड करते हुए सारी चीजों को फिर से ढंग से सुनोगे तो यू विल बी एबल टू गेट दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और उसका एप्लीकेशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखने के अंदर या रिंग चेन आइसोमर देखने के अंदर किस तरह से किया जा रहा है। अब मैं और आगे की कैटेगरी में चलता हूं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट दी अल्कोहल एंड ईथर्स। ये भी बहुत फेमस है अल्कोहल। अल्कोहल हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हो, CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है, फेमस अल्कोहल। और एक हमारे पास दे दिया ईथर, दैट इज CH3OCH3। बेटा अगर दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है C2H6O। अब C2H6O, तो अगर आप यहां पे देखोगे, देखो इसमें कहीं स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है। और आप ये इसको इस फॉर्मूले से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो जो यहां पे आपको दिया गया, ठीक है। C2H6O है, 2 कार्बन के लिए लिखोगे 2 + 1 माइनस बी कितना है हमारा 6 डिवाइड 2। O को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि O के होने नहीं होने से आप H कम ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक। अब यहां के अगर अंदर बात करूं तो मेरे पास एक अल्कोहल फैमिली का एलिमेंट हो गया, एक ईथर फैमिली का एलिमेंट हो गया। तो अल्कोहल हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, ईथर हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये जो है दीज आर नथिंग बट नोन एज व्हाट दी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि और कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे अपन ने देखा था पहले कि अल्कोहल ईथर्स हो गया, ठीक, वो आइसोमरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। उसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन्स, है ना। अल्डिहाइड का कीटोन्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का रिलेशनशिप होगा। रेस्पेक्टिवली अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो होंगे उनके साथ भी रिलेशनशिप होगा और अनसैचुरेटेड ईथर के साथ भी होगा। कॉमनली अगर बाय द वे मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला हमारा होता है अल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का CnH2nO, ठीक है, जिसमें कार्बन चेन जो है इट शुड बी सैचुरेटेड से, है ना, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर बाय द वे अगर एक जनरल एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि लेट्स से वी आर हैविंग C3H6O, ठीक, एक कंपाउंड मैंने अज्यूम किया C3H6O। एक्चुअली 3 कार्बन मैंने इसलिए लिए क्योंकि कीटोन्स को बनाने के लिए अपने को मिनिमम 3 कार्बन या उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब अपने पास अल्डिहाइड जो हो गया उसका फॉर्मूला हो गया, जैसे ये कहूं तो CH3CH2CHO, राइट, ठीक है। अगर कार्बन काउंट करोगे तो ये 1 2 3 C3 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए 6 और एक हो गया O। C डबल बॉन्ड O होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या मैं इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर देखूं तो वो आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो ये हो गया अपना CH3 CH2 CHO। अब CO से एक तरफ R कनेक्टेड है और एक तरफ H कनेक्टेड है। R मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप और H अगर होगा तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। दिस इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन के लिए क्या होता है बेटा फॉर्मूला RCOR, है ना। RCOR का मतलब हो गया R इधर हो गया, CO हो गया, देन ये हो गया R वाला ग्रुप, तो CH3COCH3। सेम केस फॉर्मूला देखोगे
C3H6O, वैसे भी इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ देखोगे तो एक पाई बॉन्ड इस तरफ है, इधर भी यहाँ पे देखेंगे एक पाई बॉन्ड है। तो ये वाला जो पार्ट है अल्डिहाइड और ये वाला जो पार्ट है कीटोन, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने लिखा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया कि सपोज करो अगर ये डबल बॉन्ड C और O के बीच में इंक्लूड ना होकर C और C के बीच में इंक्लूड हो जाए। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल बनाए कि लाइक वी आर टेकिंग दिस CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2OH, इसे बोलते हैं अलाइल अल्कोहल, ALLYL अल्कोहल। ठीक है, ये अलाइल अल्कोहल हो गया। अब आप यहां देखोगे तो इसमें OH अगर हटाएंगे तो ये कार्बन चेन हमारे पास होगी ऐसी जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 हो गया और रेस्पेक्टिवली फंक्शनल ग्रुप आ गया OH। तो ये अल्कोहल फैमिली का एलिमेंट हो गया विद अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ठीक है, अब इस जगह पे अगर इसको बोलूंगा तो ये वाला पार्ट हो गया अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। फॉर्मूला अगर देखोगे तो इसका भी हमारा वही C3H6O आ गया। तो अल्डिहाइड का कीटोन के साथ, ये वाला पार्ट अनसैचुरेटेड अल्कोहल के साथ, और जैसे अल्कोहल वाला पार्ट बना है वैसे ही बेटा एक काम और कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर यहाँ पे क्या लिख सकते हो OCH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया ये? नाउ दिस बिकम्स दी ईथर फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये हो गया हमारे पास ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये वाला हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया हमारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स। तो जैसा अपन ने डेफिनेशन में देखा ही है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो वाले हो गए जिनमें हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक या एक से ज्यादा जो भी दे रखा होगा, अगर बाय द वे वो वेरी कर रही होगी तो कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का होगा। अब इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब यहां याद रखने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबको पता है कि फॉर्मूला जैसे हमारे पास, मान लो एक बहुत छोटा एलिमेंट्री पार्ट ले लेता हूं कि वी आर टेकिंग दी CH3 देन C डबल बॉन्ड O और OH। नाउ COOH ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया इसमें, तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका बेटा, C2 देन यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई कितनी 4 और ऑक्सीजन हो गए 2, तो फॉर्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, अब इस केस में हमारा CH3COOH वाला जो पार्ट है इसका रिलेशनशिप अगर मैं देखूंगा तो होता है एस्टर्स के साथ। एस्टर्स के साथ कैसे होगा, HC डबल बॉन्ड O और इधर O के साथ CH3, ये ग्रुप आपने लगा दिया, दिस इज कॉल्ड COOR ग्रुप। COOR ग्रुप अगर हुआ तो ये हो गया हमारे पास क्या, एस्टर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर फंक्शनल ग्रुप, अब अगर आप देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप एस्टर वाला है, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, तो रेस्पेक्टिवली फॉर्मूला दोनों का सेम है ही, दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आप ये इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड के लिए कभी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को जनरेट करके देखना हो तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास CnH2nO वाला कोई फॉर्मूला दिया तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा अल्डिहाइड बनाने हैं, कीटोन्स बनाने हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाने हैं, अनसैचुरेटेड ईथर्स बनाने हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो मतलब इस तरह का पार्ट जो है दैट विल बी बेसिकली व्हाट, हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अगर मैं देखूं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने कहा, तो जैसे ही मैंने कहा RCOOH तो तुरंत दिमाग में आ जाए HCOOR, तो ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है, एक एसिड हो गया और एक एस्टर वाला पार्ट हो गया। फिर आ जाते हैं बेटा एक और कैटेगरी के अंदर, दैट्स कॉल्ड अमीन्स, है ना। अमीन्स की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे आपने सुना ही है पहले कि अगर मैं 1 डिग्री अमीन की बात करूं तो वो वाला कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी एक अल्काइल ग्रुप के साथ या एक कार्बन चेन वाले पार्ट के साथ है, तो N की कनेक्टिविटी एक कार्बन के साथ आ रही है, दैट्स 1 डिग्री अमीन। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो ये RNH2 वाले कंपाउंड 1 डिग्री अमीन करके हो गए। इसी तरह से अगर मैं 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो 2 डिग्री अमीन हो गया जिसमें नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी 2 कार्बन के साथ आ रही है। ठीक है, तो RNH2 R-NH, ठीक है, यहां पे N की कनेक्टिविटी कितने R ग्रुप के साथ आ गई, 3 R ग्रुप के साथ। तो अगर नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी 3 अल्काइल ग्रुप के साथ है तो कंपाउंड को बोलेंगे अपन 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 1 डिग्री अमीन्स आर कैटेगराइज्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए टू हैव द रिलेशनशिप ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना। एग्जांपल सब इंक्लूड करते हैं सभी केसेस का, डिफरेंट केसेस में। और आगे चलेंगे बेटा, तो जैसे मैंने कहा साइनाइड्स हो गया क्या, CN फंक्शनल ग्रुप, है ना। IUPAC में अगर बोलेंगे तो नाइट्राइल्स नाम यूज करते हैं। तो RCN और RNC, एक केस में अगर आप देखोगे तो कनेक्टिविटी आ रही है कार्बन के साथ, ठीक है, एक केस में कनेक्टिविटी आ रही है किसमें, नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये भी क्या कहलाते हैं, हमारे
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक्चुअली इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहने का रीजन ये होता है कि दे डू शो द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, उसकी वजह से इनकी नेचर या कह सकते हो कि इनकी फैमिलीज अलग अलग कैटेगराइज हो जाती है। और अगर एग्जांपल देखूं तो नाइट्रो अल्केन्स है ना, नाइट्रो अल्केन हो गया क्या, RNO2 है ना, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, कनेक्टिविटी कार्बन की किसके साथ दे दी, नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह से मैंने एक वर्ड यूज किया अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट कंपाउंड हो गया हमारा क्या, ONO, नाइट्राइटो ग्रुप भी बोल सकते हो आप इसको, नाइट्राइटो अल्केन्स। अब ये वाला जो पार्ट हुआ हमारे पास, इसमें R की कनेक्टिविटी किसके साथ आ गई, O के साथ आ गई। तो जैसे R कनेक्टेड विद N, NO2 ग्रुप, R कनेक्टेड विद O, ONO ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप रखेंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब अपन इनको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से या याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स इसके रिस्पेक्ट में कुछ एक दो क्वेश्चंस को लेते हुए बनाएंगे। फिर जब मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म पूरा होगा फिर अपन पूरे की पूरे कैटेगरीज को, स्ट्रक्चरल वाली कैटेगरी को लेते हुए एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट, अब बेटा जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्री एग्जाम्पल्स, जिसमें अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया अपन ने यहाँ पे C3H8O। आपको एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना है कि जब भी अगर किसी कंपाउंड्स के आइसोमर्स को ड्रॉ करना हो तो अपन आइसोमर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आपको इससे पहले बता ही चुके हैं कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मिला तो इसका मतलब कि कंपाउंड में या तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या कंपाउंड जो है उसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट है। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा C3H8O तो जो फॉर्मूला तुमको बताया था A+1 -B -C +E/2, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं उस फॉर्मूले को कि अगर मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड था क्या, CaHbNcOD और Xc, अब कोई भी एक अननोन सा कंपाउंड अगर हमारे पास है तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या था, A+1 -B -C +E/2। क्लियर है। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड, जैसे अब ये दे दिया C3H8O, तो हम वहां पे रेस्पेक्टिवली जो जो भी एलिमेंट्री पार्ट इसमें दे रखा है उसके हिसाब से डबल बॉन्ड अगर इक्विवेलेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, 3+1 -8/2, दैट मींस कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 0 आ गया इसका मतलब न तो कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और न ही कंपाउंड में कोई रिंग प्रेजेंट है। तो आप ये देख सकते हो, इस वाले पार्ट में देख सकते हो कि हमारे पास इस जगह पे ये बनेगा या तो सैचुरेटेड अल्कोहल या बनेगा सैचुरेटेड ईथर। अब कैसे बनेगा, देखो बच्चे, आपके पास एक तरीका ये हो गया ड्रॉ करने का, C3H8O, तो आप इसका यूं बना लो CH3 देन CH2 और देन यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे अगर रखो तो क्या रख सकते हो, OH। दिस इज नथिंग बट 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। एक और मैं यहाँ पे अल्कोहल बना सकता हूँ इस तरह से, ये हो गया मेरा CH3 CH, इधर हो गया CH3 और यहाँ पे क्या लिखा, OH। अच्छा बताओ कि अगर मान लो तुम्हें दोनों ही अल्कोहल दे रखे हैं, आर दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो आंसर इज नो। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल वाला पार्ट, ये 2 डिग्री अल्कोहल वाला पार्ट, इसको अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 1 प्रोपेनॉल और इसको अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 2 प्रोपेनॉल। और अगर बाय द वे यहाँ पे अपन ने 1 और 2 प्रोपेनॉल वाला पार्ट इंडिकेट किया, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। इसका अब OH का पोजीशन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये तो वापस 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस O को कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करें, लाइक ये मैंने दिया यहाँ पे CH3 देन CH2 और मैंने यहाँ पे दिया OCH3, ये कंपाउंड बना दिया। अब ये कंपाउंड की फैमिली, ये तो ईथर हो गया और ये वाला कंपाउंड हमारा कौन सा हो गया, अल्कोहल। तो ये कंपाउंड इन दोनों के साथ रिलेशनशिप रखेगा कौन सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसको अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अल्कोहल हैज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रिलेशनशिप विद द ईथर्स। तो ये अल्कोहल हो गए दोनों, इन दोनों में अगर रिलेशन बोलेंगे तो पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि OH हमारा दोनों केसेस में सेम आ रखा है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। इस वाले पार्ट में अगर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप बन गया ईथर, तो अल्कोहल का रिलेशन हो गया ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पहले से लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पोस्ट करते हुए इन एग्जांपल्स को अलग से लिख के पहले अपने लेवल पे ट्राई करना, देन उसके बाद सॉल्यूशन हम एक एक करके डिस्कस कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर। तो जैसे अगर अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया C3H8O के लिए,
तो कुल आइसोमर कितने ड्रॉ हो गए बेटा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 3, है ना। अब आप ये देखो C3H9N है, सेम केस वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका A+1 माइनस B माइनस C प्लस E/2। ये फॉर्मूला जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं अगर यहां पे देखूं तो ये हो गया मेरा 3+1 माइनस यहां पे हो गया 9, H हो गया 9 माइनस C मतलब N का वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 0। दैट मींस इस कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड या कोई रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं यहां देख रहा हूं कितने कार्बन है मेरे पास, 3, और मुझे आइसोमर ड्रॉ करना है। अब आइसोमर ड्रॉ करने तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जितनी लंबी कार्बन की चेन बन सकती है वो बना दी, 3 कार्बन की चेन बना दी। अब यहां पे क्या किया, CH3 CH2 CH2, उसके बाद आप यहां पे क्या करो, नाइट्रोजन को प्लेस कर दो। नाइट्रोजन को पास प्लेस करने के बाद आपके पास कितने वैलेंसी नाइट्रोजन के लिए बचती है, तो 2। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कितने वैलेंसी रखता है, 3, राइट। तो हमारे पास 3 वैलेंसी रखेगा, तो एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी कार्बन के साथ, रेस्ट ऑफ द वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब आप काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 और 2 9, तो ये हो गया CH3 CH2 NH2। अब मैं इसको यहां पे इस तरह से लिख देता हूं सो दैट आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया बेटा मेरा 1 डिग्री एमीन, इसमें NH2 की कनेक्टिविटी 1 पे है। अब आप इसको ऐसे देखो कि एक यहां पे हो गया कि अगर इस वाले पार्ट में मैं NH2 को लिखता हूं यहां पे, तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा 1 डिग्री एमीन विद सेकंड नंबर पोजीशंस। अब इसमें अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया 1 2, ये हो गया 2 प्रोपेनामीन और ये हो गया 1 प्रोपेनामीन। अब ये आपको मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी एक कार्बन के साथ है तो इट इज कैटेगराइज्ड एज 1 डिग्री एमीन। यहां भी कनेक्टिविटी एक कार्बन के साथ, यहां भी कनेक्टिविटी एक कार्बन के साथ, ये दोनों 1 डिग्री एमीन है। अब ये दोनों 1 डिग्री एमीन वाले पार्ट हुए, लेकिन इनमें NH2 की पोजीशन 1 से आके 2 पे आ गई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। अब जरा और आगे चलें, इस NH2 की कनेक्टिविटी यहां पे कर दूं बेटा, तो जैसे इसकी कनेक्टिविटी यहां पे कर दूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा 1 प्रोपेनामीन। आप इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से अगर रिलेट करना चाहो तो आप इसकी ड्रॉ इस कंपाउंड को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, तो दैट इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। वैसे दोनों ही सेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब आप ये देखो कि आपने N की कनेक्टिविटी कार्बन की चेन के बीच में ला दी, तो यहां पे हमारे पास ये हो गया इस तरह का पार्ट, तो इधर हो गया मेरे पास क्या H, नाइट्रोजन की वही 3 वैलेंसी 2 तो सेटिस्फाई की कार्बन के साथ, एक वैलेंसी सेटिस्फाई की हाइड्रोजन के साथ। ये जो कंपाउंड हो गया दिस इज नथिंग बट नोन एज 2 डिग्री एमीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि 2 डिग्री एमीन का 1 डिग्री एमीन के साथ रिलेशन किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर और बात करूं, इस N की कनेक्टिविटी अगर मैं यहां ले लूं, इधर CH2 कर दूंगा तो भी सेम हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये CH3N और इधर यहां पे क्या कर दिया CH3, 3 कार्बन लगा दिए नाइट्रोजन के साथ, दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री एमीन। अब रिलेशनशिप के बारे में बात करें, क्या पूछे कि नंबर ऑफ आइसोमर टोटल कितने बने, तो नंबर ऑफ आइसोमर तो बन गए बेटा 4, सिंपल सा केस था। तो द नंबर ऑफ आइसोमर इज इक्वल टू व्हाट 4। और अगर मुझे पूछे कि पहले दूसरे में रिलेशन क्या है, तो NH2 मतलब 1 डिग्री एमीन, रिलेशनशिप पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना, 1 प्रोपेनामीन 2 प्रोपेनामीन, फिर से बोल रहा हूं 1 प्रोपेनामीन 2 प्रोपेनामीन। और ये वाला जो कंपाउंड्स हो गए हमारे पास जहां पे N की कनेक्टिविटी 2 कार्बन से है, तो ये 2 डिग्री एमीन का केस है। इसका रिलेशन इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर पूछेगा तो ये रिलेशन हमारा कहलाएगा किसका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कौन सा वाला कंपाउंड है ये, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट वाले का फोर्थ वाले से, सेकंड वाले का फोर्थ वाले से, या थर्ड वाले का फोर्थ वाले से, इनका रिलेशनशिप अगर देखोगे तो ये भी कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन, ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल था दैट विल बी रिटन एज लाइक दिस, ये था आपका सिंपल सा C2H6O। ये एग्जांपल अपन ने पहले भी देखा था, उसी को एक बार वापस से रिवाइज करें। सेम केस, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देखो बेटा कितना हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 0। पॉसिबिलिटी अगर बनेगी तो क्या क्या बनेगी, CH3 CH2OH, कंपाउंड जो हुआ उसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, अब अल्कोहल जैसे ही बेटा आपको OH नजर आए, तो जैसे मैंने लिखा ना कुछ कॉमन पॉइंट्स, अल्कोहल का रिलेशन ईथर के साथ, अल्डिहाइड का रिलेशन कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक का रिलेशन एस्टर के साथ,
अमीन्स अगर दे रखे हो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्राई करके देखोगे। इसी तरह से अगर देखेंगे तो CH3 CH2OH वाला पार्ट हुआ, तो इसका रिलेशन यहां पे अगर देखें तो ईथर वाला ग्रुप बना के देख लो। एक कार्बन के केसेस में आपको अल्कोहल ईथर आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक कार्बन अगर होगा तो CH3OH, और ईथर के लिए हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 2 ROR। तो ये हमारे पास जो हो गए एक दूसरे के, दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है ये? राइट। अब एक एग्जांपल और लिखा था जिसको मैंने आपको कहा था पोज करके देखने के लिए, उस एग्जांपल को आप इसके रेस्पेक्ट में फिर से ट्राई करना, ठीक है? सॉल्यूशन अब मैं इसके साथ बता रहा हूं। अब यहां पे जो था, जो एग्जांपल अपन ने लिया था वो लिया था नेक्स्ट, दैट इज C4H11N। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड करते हैं C4H11N। अब C4H11N की अगर बात करें तो वही सबसे पहला टास्क कौन सा हो गया हमारा? फाइंडिंग आउट दी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा इसका? यहाँ पे सेम 1 4 + 1 -11 माइनस n आएगा ना, n के लिए 1 यूज कर लिया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुल मिला के हो गया हमारा 5 - 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड या कोई रिंग अवेलेबल नहीं है, तो एक काम तो ये खत्म हुआ। अब आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं बेटा तुमको यहाँ पे? 4। एंड लेट्स से वी हैव टू ड्रॉ दी आइसोमर्स। फिर अपन फाइंड आउट करते हैं कि रिलेशनशिप कौन कौन से एस्टेब्लिश हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे देखो कि आपके पास यहाँ पे C4, तो ये 4 कार्बन की चेन बना लो। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे मुझे n की कनेक्टिविटी डालनी है, तो सबसे पहले मैंने n की कनेक्टिविटी 1 नंबर पे करी। जो मैंने यहाँ पे कार्बन की चेन बनाई है, तो रेस्ट ऑफ दी वैलेंसी कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट तो बना नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, बची कितनी? 3, तो वो किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 देन CH2NH2, ये बेटा हो गया 1 ब्यूटेन अमीन, है ना? एक दूसरा वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे कार्बन चेन रखी, इधर वाले पार्ट में NH2 करके आ गया। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है। अभी अपन ने स्टीरियो का कोई पार्ट कनेक्ट नहीं किया इसमें, है ना? तो ये वाला पार्ट हो गया 2 ब्यूटेन अमीन। इसके बाद इस अगर उस NH2 को फिर यहाँ पे मूव कर दो, तो जैसे ही NH2 को यहाँ मूव करोगे तो इट विल बी आइडेंटिकल कंपाउंड। फिर इधर NH2 वाले पार्ट को यहाँ मूव करेंगे तो पहले के जैसा वाला कंपाउंड बन जाएगा। और पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसी के अंदर कार्बन चेन को छोटा कर दिया, दैट मींस हमने यहाँ पे 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन को अब ले लिया प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की, एक ब्रांच पहले से लगा दी। एक काम वही करो सेम, यहाँ पे क्या डाल दो बेटा? NH2। तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया 2 मिथाइल, ठीक है, 1 प्रोपेनअमीन, राइट। और इसी में अगर मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड की बात करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि इधर मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? NH2 वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स अपन ने ड्रॉ किए, इन सब में अगर आप देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है तुमको, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे? दीज आर नथिंग बट व्हाट? दी NH2 ग्रुप। ये सबके सब 1 डिग्री अमीन के कैटेगरी है। दे ऑल आर 1 डिग्री अमीन्स। अगर तुम्हें पूछा जाए कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कौन सा है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वेरी करना चाहिए। अगर मुझे पूछा जाए कि सर ठीक है फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो रिलेशन कौन सा होगा, तो अपन लेटस है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे पहले ये वाला पार्ट शुरू करो बेटा। इसमें तुम्हारे पास कार्बन चेन कितनी की है? यहाँ पे 4। इधर भी यहाँ पे पूछोगे तो कार्बन चेन कितनी की हो गई? 4 की हो गई। अब ये वाला जो पार्ट है ये है 1 ब्यूटेन अमीन, ये क्या है? 2 ब्यूटेन अमीन। प्रिंसिपल कार्बन चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस वाले पार्ट में है? पोजीशन ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप वेरी कर गया, तो इनके बीच में अगर मुझे कहे रिलेशनशिप निकालने को, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया हमारे पास? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, वेल अब ये दोनों तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए। अब जरा अपन आगे मूव कर जाते हैं। आगे अगर आपको दिख रहा होगा तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की हो गई बेटा? 3 की हो गई। प्रिंसिपल कार्बन चेन जैसे ही 3 की हो गई तो रेस्पेक्टिवली इन दोनों में से किसी का भी इसके साथ रिलेशन अगर पूछा जाए तो कौन सा वाला होगा? चेन आइसोमेरिज्म का होगा। कौन सा वाला? चेन। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा था चेन आइसोमर्स के अंदर कि कंपाउंड्स जिनके अंदर हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन या साइड चेन में डिफरेंसेस क्रिएट होता है, ऐसे कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स कहलाता है। अब यहां पे ये वाला कंपाउंड और फोर्थ वाला कंपाउंड देखना जरा ध्यान से।
दोनों के अंदर प्रिंसिपल कार्बन चेन अब बराबर है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिथाइल है सेकंड पे, यहाँ पे मिथाइल है सेकंड पे। इस केस में NH2 नंबर 1 पे था, तो कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल, है ना। नाम आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा ये समझने में कि उसका रिलेशन अपन ने कैसे फाइंड आउट किया। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनएमीन, ये हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेनएमीन। और अगर मैं दूसरे वाले का नाम लिखूं तो ये हो गया मेरा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनएमीन, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे तो जैसे 1 2 इनके बीच में रिलेशन पोजीशन का था, उसी तरह से 3 4 इनके बीच में रिलेशन भी अगर मैं कहूंगा तो किसका है, पोजीशन का है। और इन दोनों में से किसी का भी थर्ड और फोर्थ के साथ अगर रिलेशनशिप पूछे जाए तो ये दोनों होंगे हमारे चेन आइसोमर्स। जैसे 1 वाले का इस वाले से रिलेशन पूछा, लाइक 1 का थर्ड से रिलेशन कौन सा है, तो आंसर होगा चेन आइसोमर्स। कौन सा, चेन। और इसी तरह से मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 का 2 से रिलेशनशिप पूछा तो कौन सा हो गया, पोजीशन। तो फिर रिपीट कर दूं, 1 2 का 3 4 में से किसी के साथ भी रिलेशनशिप अगर पूछेगा तो चेन आइसोमर्स। और अगर बात है 1 और 2 के बीच में रिलेशन तो पोजीशन, 3 और 4 के बीच में रिलेशन तो पोजीशन। अब और आगे चलते हैं बेटा, 4 आइसोमर तो अपन ने ये ड्रॉ किया। अब ले लेते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, दैट्स 2 डिग्री एमीन्स। कौन कौन से बनेंगे 2 डिग्री एमीन्स के, तो लेट अस फाइंड आउट दोस आल्सो। आप ये देख लो, इधर यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन आपने बना लिए, 3 कार्बन बना के आपने क्या किया, बीच में NH रख दिया और यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया। ये मेरा 2 डिग्री एमीन वाला कंपाउंड हो गया। इसमें एक कंपाउंड तो ये बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो गया कि आप इस जगह पे ये NH वाले पार्ट को यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना। नाम मैं अभी एक किसी कंपाउंड का बताऊंगा कि किस तरह से नेमिंग में रखता है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहूंगा तो एक पार्ट ये हो गया कि इस जगह पे आपने NH रखा और आप इस तरह से CC लगा दो, ठीक है। अभी अपन ने मेटामेरिज्म की कैटेगरी इंक्लूड नहीं करी। मेटामेरिज्म की कैटेगरी पढ़ने के बाद आपको इसमें एक डेफिनेशन और इंक्लूड हो जाएगी, बट वो रिलेशनशिप अभी डेफिनेशन बताने के बाद बताता हूं। अभी आप ये देख लो कि आपके पास यहाँ पे जो कंपाउंड्स हो गए, ये वाला कंपाउंड हो गया 2 डिग्री एमीन, राइट। रिलेशन क्यों हुआ ये 2 डिग्री एमीन, क्योंकि N की कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है, 2। यहां भी N की कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है, 2। यहां भी N की कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है, 2। तो ऊपर के चारों में से, लिसन वेरी केयरफुली, ऊपर के चारों कंपाउंड में से किसी का भी रिलेशन नीचे के 3 कंपाउंड में से अगर पूछता है तो आपस में इनका रिलेशन हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का। ये कंपाउंड्स और ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे पहले का इन चारों में से किसी के साथ रिलेशन काउंट कर लो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर ये वाला पार्ट इन चारों में से देख लो, ये वाला पार्ट इन चारों में से देख लो, इनके बीच में आपस की जो रिलेशनशिप है उसमें एक कैटेगरी और इंक्लूड हो रही है विच इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। उसको अभी नेक्स्ट वाले डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अभी आप आइसोमर्स ड्रॉ करो और ये फाइंड आउट करो कि किस किस के बीच में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और पोजीशन चेन आ रहा है। और अपन देखें यहाँ पे अनदर कैटेगरी एक और कंसिडर कर सकते हो बेटा, 3 डिग्री एमीन्स। 3 डिग्री एमीन का मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री एमीन वो वाले कंपाउंड हो गए जिनमें N की कनेक्टिविटी 3 कार्बन से। तो इसमें मिनिमम आपके पास एक चीज तो ये बन जाएगी कि आप इसको ऐसे बना लो कि N के साथ 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 कार्बन कनेक्ट कर दिए। अब टोटल कितने कार्बन दे रखे थे, 4, कितने खत्म कर दिए मैंने, 3, बचे कितने, 1। अब 1 बचे तो इसका मतलब यह है कि वो 1 या तो आप मन करे यहां लगा दो, यहां लगा दो या यहां लगा दो। मतलब 2 मिथाइल 1 इथाइल, 2 मिथाइल और 1 इथाइल ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड होता रहेगा। तो CH3 CH2, इधर CH3, ये CH3। तो ये वाला जो कंपाउंड हो गया, दिस इज नथिंग बट 3 डिग्री एमीन। इनका रिलेशन भी अगर इसके साथ पूछा जाए तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस जगह पे जो रिलेशनशिप हो गई वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन के रिस्पेक्ट में हो गई फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू ड्रॉ द आइसोमर्स बाय द गिवन फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड्स। ठीक है, पहला टास्क इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना बेटा वो ये कि जब भी आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया जाएगा तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं अपन, वो लेते हैं मेटामेरिज्म। फिर मैं
कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे एलेबोरेट करूंगा जिसके अंदर अपन को आइसोमर्स को चेन, पोजीशन या सब चीजें इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ आइसोमर्स को ड्रॉ करना रहेगा।